नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। 17 दिनों का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। अब से थोड़ी ही देर बाद का वो समय होगा जब एक बड़ी खुशखबरी पूरे देशवासियों को मिलेगी। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है और मजदूरों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन अब बस अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। रेस्क्यू टीमें रैट होल माइनिंग और सुरंग के ऊपर से वर्टिकली ड्रिलिंग का काम लगातार कर रही है और अब उम्मीद है कि जल्द ही मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा और जल्द ही अब ये बड़ी खुशखबरी भी आने की उम्मीद है। वहीं रेस्क्यू टीमों ने मजदूरों के जो परिजन हैं उनके कपड़े और बैग तैयार रखने को कहा है। मजदूरों को निकालने के बाद उन्हें सीधा अस्पताल ले जाया जाएगा और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। माइनिंग और सुरंग के ऊपर से वर्टिकल जो ड्रिलिंग की गई है, अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अब बड़ी खुशखबरी अब पूरे देशवासियों को सुनने की मिलेगी, क्योंकि 17 दिनों का एक लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें सुरंग के अंदर पहुंच चुकी है और कहा जा रहा है कि बस अब से थोड़ी ही देर बाद मजदूर जो है वो बाहर निकल आएंगे। वो एक नई सुबह देखेंगे, वो एक नई शाम देखेंगे, जिसके लिए उनके परिजन भी अब इंतजार कर रहे हैं। अगर हम टनल की बात करें तो टनल के बाहर लगातार पूजा पाठ का सिलसिला जारी है। जो मजदूरों के परिजन है वो लगातार पूजा पाठ करते हुए जल्द से जल्द उनके बाहर आने की कामना कर रहे हैं और साथ ही साथ सभी मजदूरों के परिजनों को अब टनल के पास बुला लिया गया है। सभी को एक कार्ड दिया गया है और साथ ही साथ अब मजदूरों के परिजनों को यह भी कहा गया है कि वो एक बैग तैयार रखें, क्योंकि जैसे ही टनल से बाहर एक एक करके मजदूरों को निकाला जाएगा, सीधे उन्हें सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया जाएगा, जहां उनका इलाज किया जाएगा। अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या किसी भी मजदूर को होती है, इसके लिए सीधा सबसे पहले सभी मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया जाएगा। और उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी था। असफलताओं पर असफलताओं का दौर जारी था और साथ ही साथ दुआओं का दौर जारी था। उम्मीद तो ये थी कि जल्द से जल्द मजदूर बाहर आएंगे, लेकिन अब तारीखों का इंतजार भी किया जा रहा था कि आखिर वो कौन सी तारीख होगी जब जो मजदूर हैं वो अपने परिवार वालों से मिलेंगे। लेकिन अब उनका एक 17 दिन का जो लंबा इंतजार है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ ही मेडिकल टीमें इस वक्त टनल के अंदर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सुरेश जोशी, मुख्य प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, एक 17 दिन का लंबा इंतजार और अब मजदूर टनल से बाहर आएंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज पूरे देश के लोगों को इस बात की खुशी है कि इस इतने बड़े ऑपरेशन को, और विशेष करके 41 जो जिंदगियां इतने दिनों से अंदर जूझ रही थी, उनको बचाने के लिए जो अथक प्रयास केंद्र की, राज्य की सरकार और तमाम हमारी जो एजेंसियां थी, एनडीआरएफ थी, आर्मी थी, अपने और भी उसमें एजेंसी काम कर रही थी, टीएसडीसी काम कर रही थी, ग्रिफ काम कर रही थी और एनएचआई काम कर रही थी, तो उन सभी लोगों ने, और स्टेट गवर्नमेंट उसमें लगी थी, तो इस ऑपरेशन को इस तरह से अंजाम दिया कि एक तरफ तो मैं कह सकता हूं कि उन लोगों को इतने दिनों के अंदर जो भी अंदर असुविधा उनको हो रही थी, पूरा प्रयास किया कि कितनी उनको सुविधा दी जाए, ऑक्सीजन से लेकर के, मेडिकल ट्रीटमेंट से लेकर के, उनको खाने पीने की आवश्यकताओं को लेकर के, उनके विशेष करके जो सबसे बड़ी बात थी वो थी कि उनके मनोबल को कैसे मेंटेन रखा जाए। उस तरह से उनको बीच बीच में योगा कराया जाए और जो 2 किलोमीटर का अंदर का जो उनका जगह थी उसमें उनको जैसे कैसे उनको जो है कि उसके अंदर से क्या करना है और उनका हौसला किस तरह से जो है कि बरकरार रखा जाए। एक जो मनोवैज्ञानिक जो वो होता है आदमी का, कि उसको कैसे कायम रखा जाए। तो ये सारी चीजें हुई हैं और देश के सभी लोगों ने जो है कि इसमें अपना अपना योगदान हर तरह से दिया है और अंतिम पल और अंतिम क्षण है, और विशेष करके उन परिवारों के लिए जो इतने दिनों से अपने परिजनों से एक तरह से, वैसे तो बातचीत कर रहे थे, टेलीफोनिक बात उनकी हो रही थी, लेकिन जो एक फेस टू फेस अपने परिजनों को नहीं देख पा रहे थे, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, तो इस तरह की जो चीजें थी, तो एक बड़ा ऐसा दृश्य था जो भावुक दृश्य था। और हर कोई जो वहां पर को भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि
कि जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएं और उसमें ये कामयाबी बिल्कुल जो आज सुरेश जी, देश को आपने मिल एक रही बात है। बखूबी कही कि जो 17 दिन से मजदूर अंदर फंसे थे उनका मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी था, क्योंकि 17 दिनों तक ऐसे उनको भी महसूस हुआ होगा कि वो किसी कैद में है। लेकिन जिस तरीके से सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही मंत्रियों ने मोर्चा संभाल के इनका मनोबल बढ़ाया, काबिले तारीफ था। लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि केंद्र सरकार भी लगातार पल पल की अपडेट ले रही थी। केंद्र स्तर से किस तरीके की मदद दी गई है ताकि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए? मुझे लगता है कि देश के अंदर का ये इतना बड़ा जो ऑपरेशन है, ये शायद पहला ही ऑपरेशन होगा। जहां तक केंद्र सरकार का विषय है, स्वयं प्रधानमंत्री जी हर पल हर क्षण समीक्षा कर रहे थे। चाहे वो इतने बिजी समय उनका चुनावी शेड्यूल था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई दिन के 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे नहीं होते थे जब प्रधानमंत्री जी इस बात की चिंता नहीं करते थे। और जहां तक केंद्र सरकार का विषय है, स्वयं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने यहाँ पर आकर के सारी व्यवस्थाओं को देखा। और बीके सिंह तो बहुत लंबे समय से जो केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन है वो यहीं पर हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी जी, वो लगातार कई दिनों तक तो वहीं डेरा डाले रहे। उसके बाद हर पल हर क्षण वो उसकी चिंता करते रहे। अभी भी बीके सिंह और वो दोनों टनल के अंदर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि एक टीम वर्क से काम हुआ है। जो एजेंसी भी वहाँ पे काम कर रही थी, चाहे वहाँ पर एनडीआरएफ काम कर रही थी, चाहे रेलवे काम कर रही थी, चाहे सेना काम कर रही थी, चाहे टीएसडीसी के लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, स्टेट एजेंसी वहाँ पे काम कर रही थी, उन सब लोगों का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन वहाँ पर था। और उस कोऑर्डिनेशन के कारण ही आज ये वहाँ पर जो है कि हमको इतनी बड़ी सफलता मिल रही है। तो उसके लिए कहीं न कहीं जो परिश्रम हम लोगों ने किया, उसमें भगवान से भी जो प्रार्थना की गई, वहाँ जो है कि बाबा भोगनाथ के मंदिर में भी जो लोगों ने सुबह शाम प्रार्थना करके लोग वहाँ पर बैठे थे, पुजारी संत सब जो है प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी बाहर आए। तो वो सब कुछ जो है कि दुआओं का दौर भी चला और वर्क का दौर भी चला। तो दोनों का आज जो एक उसको हमें एक सुखद समाचार मिल रहा है बिल्कुल कि ठीक सब कहा लोग जो है। कि दुआओं के साथ साथ जिस तरीके से टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, ये भी वाकई तस्वीर पूरे विश्व ने देखी कि किस तरीके से मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मजदूरों को बचाया गया। सुरेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि देखिए, अब मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू के बाद मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, अभी तो जो प्राथमिक तौर पर सबसे पहले तो उनका स्वास्थ्य परीक्षण होना है। उनके सारे परिजनों को जो है कि वहाँ पर बुलाया गया है। हर परिजन को जो है कि अपने जो वहाँ पर अंदर मजदूर से उनसे मिलना है। उसके बाद जो टेम्परेरी वहाँ पर कोई व्यवस्था है वो वहीं पर को होगी, लेकिन उसकी परमानेंट व्यवस्था के लिए चिलैली सौड़ है, एम्स ऋषिकेश है, या अगर किसी को ज्यादा आवश्यकता पड़े तो दिल्ली एम्स भी ले जाया जा सकता है। और वहाँ पर तो जो हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है। अभी अभी समाचार ये भी आ रहा है कि वहाँ पर वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर भी उतर गया है। तो यानी हर संभव वो प्रयास किया जाएगा, जो भी उनको मदद की आवश्यकता होगी। अभी तो पहली मदद तो उनकी ये है कि भाई प्राथमिक तौर पर उनके स्वास्थ्य, क्योंकि 48 आवर्स का जब वो अंदर से बाहर आएंगे, 17 दिन तक वो जो है कि एक 2 किलोमीटर के दायरे में अंदर है, जहाँ पर बिजली पानी इस तरह की चीजें कम हैं। तो उन सब चीजों से जो बाहर एक खुले आसमान में आएंगे तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत ना आए, तो उन सब की व्यवस्थाएं की जा रही है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सब लोग जो है कि कुछ देर बाद जब बाहर आएंगे तो एक खुशी का माहौल, मैं कह सकता हूँ कि इन सब की दिवाली और देश के लोगों की दोबारा दिवाली फिर आज हो। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद सुरेश जी, हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि 41 जिंदगियों को बचाने का जो दारोमदार है वो लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के साथ ही अब अस्पतालों ने भी अब जो मोर्चा है वो संभाल लिया है। क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद का वो समय होगा जब मजदूर इस टनल से बाहर आते हुए नजर आएंगे, और जो एम्बुलेंस है वो भी इस वक्त टनल के बाहर खड़ी हुई है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त टनल के अंदर मौजूद, और लगातार एक युद्ध स्तर पर ये राहत और बचाव का काम जारी है, क्योंकि ये अब तक का बड़ा ऑपरेशन है। 418 घंटे, तकरीबन 17 दिन मजदूर इस टनल के अंदर रहे। हर एक तरीके से उनका मनोबल बढ़ाया गया, क्योंकि जब बीते कुछ दिनों की बात करें तो मजदूरों का मनोबल भी टूटता हुआ नजर आया। लेकिन जो सेना है वो लगातार लगी रही, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार उनसे बात करते रहे। जो मजदूर टनल के अंदर फंसे थे उनके परिजन भी लगातार उन्हें हौसला देते हुए नजर आए कि बाहर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, ताकि सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर लाया जा सके।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी और कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले अनुपूरक बजट प्रस्ताव का अनुमोदन समेत करीब 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव पर चर्चा होगी। वही बैठक के बाद मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे, जिसमें सभी मंत्री अपने विभाग के कामकाज का भी जो प्रेजेंटेशन है वो देते हुए नजर आएंगे। साथ ही मंत्रियों के साथ विधानमंडल के सत्र पर भी चर्चा होगी। और आपको बताते चले कि कैबिनेट बैठक में उच्चतर सेवा नियमावली 1975 में संशोधन, यूपी शिक्षा सेवा चयन नियमावली समेत करीब 26 से ज्यादा प्रस्ताव ऐसे हैं जिस पर चर्चा होगी। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम कैबिनेट बैठक की शुरुआत 4 बजे से होनी थी और देखिए मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला भी लगातार शुरू हो चुका है। इस दौरान जो विभिन्न विभागों के मंत्री हैं वो आज अपने कामकाज का एक खाका, एक ब्यौरा भी प्रस्तुत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने नजर आएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रितेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए आज एक अहम कैबिनेट बैठक है जो कि 4 बजे से वो समय तय था जब इस बैठक को शुरू होना था। क्या नेताओं मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? कौन कौन अभी तक पहुंच चुका है रितेश इस बैठक के लिए? देखिए मुस्कान, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से शीतकालीन सत्र का आगाज आज हुआ है, ऐसे में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा पर एक बार फिर ये तेज हो गया है। इस बीच जो है अगर बात की जाए तो इसके साथ करीब 24 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। इनमें अहम प्रस्तावों को हरी झंडी भी दी जा सकती है। बताया भी जा रहा है कि कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल की बैठक में सभी मंत्रियों से उनके विभाग के कामकाज की जानकारी लेंगे। इस दौरान जो संबंधित मंत्री हैं अपने विभागों का प्रस्तुतिकरण देंगे, यानी विभाग के जो जितने भी मंत्री हैं वो मौके पर पहुंचेंगे। इस बैठक में विभिन्न विभागों की उपलब्धियां, अहम फैसलों के और आगामी योजनाओं से मुख्यमंत्री को अवगत भी कराया जाएगा। इस दौरान यह भी देखा जाएगा कि संबंधित विभाग को जो लक्ष्य दिए गए थे उनमें से वह कितना पूरा कर पाए हैं और आगे किस तरह का काम करेंगे। तो ऐसी बैठक में विधानमंडल के सत्र पर भी मंत्रियों के साथ बातचीत की जाएगी। विपक्ष के आरोपों पर किस तरह से जवाब देना है, इस पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, देखिए रितेश, यूं तो कैबिनेट बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं जो सीधा जनता से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन आज की ये जो कैबिनेट बैठक हो रही है इसमें कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव है जिस पर मोहर लगने की उम्मीद है? देखिए अगर बात की जाए तो इसमें जो जानकारी मिल रही है, योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में राजस्व निरीक्षकों की नायब तहसीलदार पद पर जो प्रोन्नति है, उन पदोन्नति के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक नायब तहसीलदार सेवा नियमावली में तृतीय संशोधन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी जा सकती है। इससे राजस्व निरीक्षकों की नायब तहसीलदार के पद पर जो पदोन्नति का रास्ता है वो साफ होता नजर आएगा। प्रदेश में बड़े पैमाने पर राजस्व निरीक्षक वरिष्ठता के आधार पर नायब तहसीलदार बन सकेंगे। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के 3 निजी विश्वविद्यालयों के आशय पत्र जारी करने, यूपी एग्रो में समूह घा के कर्मियों को कृषि विभाग के विभिन्न पदों में समायोजित करने, उच्चतर सेवा नियमावली में 1975 में संशोधन, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन नियमावली सहित करीब 26 से अधिक प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इनमें कई बिल्कुल रितेश, देखिए विधानमंडल का जो सत्र है वो भी शुरू हो चुका है और कल जो तमाम विपक्षी दल है, साफ तौर पर कहा जाए तो अखिलेश यादव कल सरकार को घेरते हुए भी नजर आएंगे। क्या आज विधानमंडल का जो सत्र शुरू हो रहा है उस पर किस तरीके से सरकार पक्ष रखेगी? क्या आज इन तमाम बड़े सवालों पर भी इस बैठक के बाद चर्चा होगी क्या? देखिए आज तो जिस तरीके से बैठक हुई है और अगर कल की बात की जाए तो 4 दिन ये शीतकालीन सत्र चलने का आसार जताया जा रहा है, लेकिन हंगामेदार सत्र होगा क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर के और महंगाई को लेकर के कई सारी चीजों को लेकर के वो सदन में आवाज उठाने वाले हैं। तो ऐसे में जो सदन है वो किस तरीके से कितना कारगर साबित होगा ये तो कल देखने वाली बात होगी। फिलहाल विपक्ष जो नेता है प्रतिपक्ष के वो अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे और ऐसे में 4 दिन तक ये सत्र चलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल इसमें जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फतेहपुर जनपद पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। नहर कॉलोनी में संविधान जागरूकता समारोह राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वो शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि जनवरी में अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब यहां आंख में धूल झोंका जा रहा है। भगवान राम को तो हजारों लाखों सालों से पूजा जाता है, करोड़ों लोगों के आराध्य हैं, सभी उनको भगवान मानते हैं, जिनके करोड़ों चाहने वाले हैं और हजारों साल से उन्हें पूजा जा रहा है। अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा की आखिर नौटंकी क्यों? भगवान राम से बड़े हो गए हैं क्या? ये धर्म नहीं है, यहाँ के
एक चतुर्वर्ग के लोगों का ये धंधा बन चुका है। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान क्या है जिसको लेकर अब एक बार फिर से विवादित बयानों के राजा स्वामी प्रसाद मौर्य अपने ही बयानों में घिरते हुए नजर आए। देश के करोड़ों करोड़ लोगों की उनके प्रति आस्था है। करोड़ों उनको चाहने वाले लोग हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं और आज से नहीं हजारों लाखों साल से पूजे जा रहे हैं। तो जो हजारों और लाखों साल से पूजा जा रहा है, जो सबको जीवन देता है, उसको प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ड्रामा की आवश्यकता है। सच भाई, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, ये अपने को भगवान राम से बड़ा स्थापित करना चाहते हैं, बड़ा मानते हैं, इसीलिए वो प्राण प्रतिष्ठा का ड्रामा कर रहे हैं। अन्यथा लाखों साल से जो पूजनीय है, करोड़ों का आराध्य है और नित्य प्रति लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या आवश्यकता है? अगर सही मायने में प्राण प्रतिष्ठा इतना महत्वपूर्ण है, तो हम उन प्राण प्रतिष्ठा करने वालों को सलाह देते हैं कि अपने परिवार में, उनके परिवार में यदि कोई मौत हो जाती है तो उस मुर्दे के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करें, जिससे वो जिंदा होकर के उनके परिवार का सदस्य बन सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओवैस इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओवैस, देखिए, विवादित बयानों के राजा स्वामी प्रसाद मौर्य जो अक्सर धार्मिक बयानबाजी करते हुए खुद को ही घेरते हुए नजर आते हैं, खुद ही को कटघरे में खड़े करने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर करते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया फिलहाल दी गई है क्या? जी देखिए मुस्कान, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने तमाम जो विवादित बयान वो लगातार उनके सामने नजर आते हैं। इसी क्रम में जो इस बार जो संविधान दिवस के मौके पर जो फतेहपुर में ये गए थे और उन्होंने तमाम तरीके से वहां पे संबोधित किया लोगों को और लोगों के सामने इस तरीके का बयान दिया है जिसमें भाजपा को काफी ठेस पहुंच सकती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा की तरफ से इस पे प्रक्रिया अभी आनी शुरू होगी। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन ओवैस, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ऐसे बयान देते हैं, क्या इसे पॉलिटिकल स्टंट माना जाए? क्या इसे लाइमलाइट में रहने का एक तरीका कहा जाए? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भाजपा बीजेपी में थे, तो जब बीजेपी में ये राजनीति का एक हिस्सा मैं समझता हूँ इस बात को कि जब ये बीजेपी में थे तो बीजेपी की तरफ से ही तमाम जो अन्य विरोधी दल थे उनके बारे में तमाम तरीके से जो इस तरीके के बयान देते थे और ये सामने, और सही बात है, बिल्कुल ये विवादों में रहने की जो है फेस को सामने रखने के लिए इस तरीके के बयान भी लोग दिए जाते हैं ताकि लोग। लेकिन देखिए ओवैस, ये सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, ऐसे में अगर इनकी तरफ से ऐसे बयान दिए जाएंगे तो इसका खामियाजा सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को आगे भुगतना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, ये बयान जो है समाजवादी पार्टी के लिए भी बिल्कुल ये घातक हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो धर्म से जुड़े हुए जो भी लोग होते हैं, जो भी लोग हैं, किसी भी धर्म के बारे में अगर आप कहेंगे, चाहे आप उसी के धर्म के लोग हो, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों को ठेस तो पहुंचेगी। तो मुस्कान, इस तरीके से बयान देना, विवादित बयान देना, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन बात सामने ये देखने को मिली है कि इस तरीके के बयान देने का जो असल मकसद है वो सामने अपने फेस को चमकाने का ही रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज इस पार्टी में है तो उनकी बुराई और दूसरी पार्टी में है तो उनकी बुराई, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति का एक मुस्कान देखा जाए तो धीरे धीरे एक हिस्सा बनता चला जा रहा है। बिल्कुल तो ठीक है, धन्यवाद ओवैस इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ जहां प्रदेश में मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाने के वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और आए दिन ऐसे वीडियो जो है वो हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसी एम्बुलेंस की कुछ तस्वीरें भी सामने आती है जिससे अब सवालिया निशान भी खड़े होते हैं। अब ये जो ताजा तस्वीरें हैं जिसको आप लगातार प्राइम टीवी के टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये रायबरेली से है। मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र का बताया गया। यहाँ के सीएचसी में तैनात सरकारी एम्बुलेंस से अनाज ढोने का वीडियो जमकर वायरल हुआ। वीडियो के वायरल होने पर स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचना लाजमी था। इस वीडियो के वायरल होने से अब सवाल खड़े हो रहे हैं और देखिए जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें
अक्सर सामने आती है, जहां मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिलती है। एम्बुलेंस के अभाव में कुछ मरीज दम तोड़ देते हैं, तो वही कुछ मरीजों को लोग निजी वाहनों से लेकर अस्पताल पहुंचते हैं या फिर ठेलों का भी इस्तेमाल लगातार किया जाता है। ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आई हैं। लेकिन इसी बीच रायबरेली की एक तस्वीर है, जहां एम्बुलेंस का इस्तेमाल मरीज को ढोने के लिए नहीं किया जा रहा है, अनाज को ढोने के लिए यहां एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया है। और इन अनाज को उठाते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं, यानी कि जो अनाज की बोरियां हैं, इसको एक बच्चा भी उठाता हुआ नजर आता है। और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, ये वीडियो सामने आता है, स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच जाता है। और हर बार की तरह एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई का आश्वासन देता है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कहा जाता है कि पहले जांच कराई जाएगी, फिर कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।